अशोक जी, बीजेपी कह रही थी कि दक्षिण में तो है भीड़ आ गई, चलिए, लेकिन दक्षिण से निकलेंगे और फिर गायब हो जाएगी भीड़, कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन महाराष्ट्र में भी गजब हो गया, महाराष्ट्र में भी गजब भीड़ आ गई। आप महाराष्ट्र से आते हैं, आपके तमाम हर पार्टी में नेता आपके दोस्त होते हैं। तो वो मैं दो बातें जानना चाहूंगा। गडकरी जी को जिस तरह से संसदीय बोर्ड से निकाला गया, जिस तरह महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात में शिफ्ट किए गए, तो क्या महाराष्ट्र के लोगों को गुस्सा था जो इतनी भीड़ उमड़ी वहां पे, या फिर राहुल गांधी के प्रति प्यार आ गया, या महाअघाड़ी और मजबूत हो गया? महाराष्ट्र पूरे देश में क्या संदेशे जा रहे हैं इस यात्रा के? देखिए संजय जी, सबको मैंने सुना। मेरा मानना है कि देश आजाद होने के पहले से आजादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे, वहां एक ही पार्टी थी, कांग्रेस। और फिर तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस देश का डीएनए कांग्रेस का था। सत्ता आजादी मिलने के बाद लगातार सत्ता में कांग्रेस रही है। लेफ्ट की शुरुआत केरल से हुई, फिर तमिलनाडु में जातीय समीकरण बदले, वहां डीएमके आए, डीएमके द्रविडियन पॉलिटिक्स शुरू हुई। लेकिन उसके बाद भी दक्षिण भारत, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्र हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर जगह, बंगाल से लेकर हर जगह आपको कांग्रेस पार्टी का ही डीएनए दिखाई दे रहा था और कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आ रही थी। धीरे धीरे रीजनल पार्टियों ने, लेफ्ट बंगाल में आ गई केरल के साथ, बाकी जगह रीजनल पार्टीज सामने आई और फिर कांग्रेस सिमटती गई। कांग्रेस ने हमेशा ये देखा कि केंद्र में उसकी सरकार बनी रहती है, तो वो केंद्र की सरकार के साथ खुश रहती गई और राज्यों को निगलेक्ट करती गई। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कांग्रेस समाप्त हुई और फिर अब कांग्रेस बची हुई है तो मात्र छत्तीसगढ़ में है। वहां एक कांग्रेस दिखाई देती है। और तो अब देखिए अभी चुनाव के नतीजे क्या आते हैं, तो उसमें और कर पाएंगे। लेकिन जब बीजेपी अपना साम्राज्य बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, अटल जी और अडवाणी जी के समय भी, वो काउ बेल्ट के आगे जा नहीं पा रहे थे। दक्षिण भारत में आज भी भाजपा को जगह नहीं है, या कई राज्यों में भाजपा को वो एक्सेप्टेंस नहीं है, जो एक काउ बेल्ट, जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में एक सीमित राजनीति थी। नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद उन्होंने पार्टी बढ़ाई नहीं, अपने सरकारें बनाई। सरकारें बनाना और पार्टी बढ़ाने में फर्क होता है। कर्नाटक में उधार के सिंदूर पे है, गोवा में उधार के सिंदूर पे है, महाराष्ट्र में उधार के सिंदूर पे है। यदि गुजरात और यूपी छोड़ा तो देश में ऐसा कौन सा राज्य है जहां बीजेपी अपने बलबूते पे है? आसाम की बात करोगे तो मुख्यमंत्री ही कांग्रेस से गया हुआ है। कुल मिलाकर ये दूसरे से उधार का सिंदूर पे जो सरकारें बनी है, वो आपकी विचारधारा वाली सरकार नहीं होती, वो अपॉर्चुनिस्ट सरकार होती है। वो उस समय पे तात्कालिक लाभ के लिए, सत्ता का मक्खन खाने के लिए जो मक्खन चोर आते हैं, मतलब माखन चोर तो श्री कृष्ण को कहते हैं, ये तो लुटेरे हैं, डकैत। ये जो आते हैं सत्ता की डकैती करने, ये आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ जाएंगे। इसलिए मैं नहीं मानता कि पूरे देश जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, वहां जनमानस बीजेपी के साथ है। ये बात मैं नहीं मानता। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा क्राइसिस ये हो गया था राजीव गांधी की हत्या के बाद। कांग्रेस में नरसिंह राव आ गए। वो राव साहब का जो पीरियड था, वो सबको पता था कैसा संघर्ष का पीरियड रहा है। उसके बाद गांधी परिवार हाशिए पे था। उसके बाद कांग्रेस के राव साहब हाशिए पे चले गए और कांग्रेस बिल्कुल बिखरती हुई नजर आई। ऐसे में फिर गांधी परिवार के पास कांग्रेसी पहुंचे और फिर सोनिया गांधी ने बागडोर संभाली, 10 साल तक सत्ता में रही। उसके बाद अटल जी की सरकार को रिप्लेस किया सोनिया जी की सरकार ने, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया और 10 साल तक वो सरकार रही। उस 10 साल के यूपीए के सरकार के अच्छे कामों को आज भी लोग याद करते हैं। लेकिन फिर एक भ्रष्टाचार का आंदोलन हुआ कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अन्ना हजारे से लेके तमाम चीजें, केजरीवाल, ये सारे लोग, उसमें बाहर की एजेंसीज भी इन्वॉल्व थी, सीआईए से लेके सब लगे हुए थे। क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार कई जगह पे अमेरिकन गवर्नमेंट को भी, आपने एटॉमिक एग्रीमेंट करने की जरूर कर लिया, लेकिन उसके बाद सारे रिएक्टर्स के जो ऑर्डर्स थे, वो पहला फ्रांस को गया, दूसरा रशिया को गया। जो काम चाहता था अमेरिका, वो नहीं हो पा रहा था। इसलिए कई बाहर के देश भी असहज थे। ऐसे में एक आंदोलन जो पिंक रिवॉल्यूशन या स्प्रिंग रिवॉल्यूशन हम कहते हैं, मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ, उसी का एक एक्सटेंशन हमारे यहाँ अन्ना हजारे का आंदोलन। सरकार रिप्लेस हुई। 2014 में नरेंद्र मोदी जी लाए गए और नरेंद्र मोदी जी आने के बाद उन्होंने सिर्फ एक बात देखी, पार्टी बढ़े न बढ़े,
हमारे सरकारें सब दूर होनी चाहिए। या तो हम चुनाव जीत के सरकारें बनाएंगे, या चुनाव हारते हैं तो डेफिनेटली सरकार बनाएंगे। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी का जो लार्जर देन लाइफ एक इमेज गोदी मीडिया ने बनाया, सबने बनाया, मोदी जी स्वयं को इमेज बनाने में बहुत आगे रहे। संघ अपने आप को कहीं ना कहीं असहज महसूस करते गया उस इतने बड़े लार्जर देन लाइफ के पोर्ट्रेट के सामने। उस समय एक लीडरशिप क्राइसिस कांग्रेस में थी। लोग ये बार बार कहते थे चलो ठीक है, मोदी जी बहुत गलत कर रहे हैं, ये सरकार ठीक नहीं है, महंगाई है, लेकिन आएगा कौन भाई? आएगा कौन? मनमोहन सिंह तो रिटायर्ड हो गए, क्या दिग्विजय सिंह आएंगे? क्या सुरजेवाला आएंगे? क्या खड़गे साहब आएंगे? वो एक नेता चाहिए था जो राजीव गांधी के रूप में लोगों ने एक्सेप्ट किया था इंदिरा जी के डेथ के बाद। लेकिन कांग्रेस परिवार से जब राहुल जी का नाम आता है, राहुल गांधी का, तो नॉन परफॉर्मर, पप्पू, नॉन सीरियस, ड्रग एडिक्ट और महिलाओं के और क्या क्या ऐसे आरोप लगे थे। ये आरोप लगाने में जितना विपक्ष सामने नहीं था, उससे ज्यादा कांग्रेस के अंदरूनी पावर स्ट्रगल राहुल गांधी को बर्बाद करने पे तुला हुआ था। राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया, एक नए लोगों की टीम बनाई, लेकिन वो टीम भी सत्ता के लालच में बिखर गई। मीडिया के पास जाते हैं तो उनका आवाज नहीं सुनाई देता है, लोकसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। ऐसे समय आप बात किससे करेंगे? आप इमेजिन करिए, जब राहुल गांधी को इंटरव्यू देना था तो कांग्रेसियों को और कोई रिपोर्टर नहीं मिला, अर्णव गोस्वामी ही मिला, जिसने राहुल गांधी के उस प्रायोजित इंटरव्यू की भी धज्जियां उड़ा दी। ऐसे सेल्फ कॉल कहीं करवाए गए। और जब राहुल गांधी को यह समझ में आया कि अब मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा, और वो खड़ा होने के लिए मुझे ये तमाम मेरे पे लगे हुए लांछन आरोप, मेरे पे जो एक मेरे बारे में जो एक इमेज बनी है, उसको तोड़ना होगा। और उसको तोड़ने के लिए उन्हें जमीन पे उतरना होगा, रास्ते नापने होंगे, संघर्ष की राजनीति करनी होगी। और जब तमिलनाडु से जब शुरू हुए, जब केरल से उनका जब पहला कन्याकुमारी से जब शुरू हुआ, तो पहले उनके खर्चे पे वो बिल्कुल अय्याशी के साथ रहते हैं, उस पे फिर 40,000 रुपए के टी शर्ट पे, फिर कई बार जूतों पे, कोई बच्चा साथ में चल रहा उस पे। पहले एक सप्ताह में भाजपा ने अपने तर्कश के सारे तीर चला दिए, और जब सारे तीर नाकाम हो गए, क्योंकि चलने वाला चलता गया चलता गया चलता गया, रोज 20 किलोमीटर चलते चलते तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र में प्रवेश कर गए। जब कर्नाटक में प्रवेश कर गए तो केरल में इतना अपोज नहीं होगा, लेकिन तमिलनाडु में मित्र पक्ष है सत्ता में, तो वो तकलीफ नहीं देगा। लेकिन कर्नाटक में, मैंने भी कहा था आपके शो पे, कर्नाटक से सही मायने में टेस्टिंग चालू होगा। तो कर्नाटक में इनका प्रवेश होने के पहले इनके पोस्टर फाड़े गए, बैनर्स फाड़े गए। इस पोस्टर और बैनर फाड़ने के विरोध में जब जनमानस रास्ते में उतरा, एक आदमी चल रहा है, शांति रूप से चल रहा है, किसी को अपोज नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं भारत जोड़ना चाहता हूं, वो सिर्फ अपने हमारी समस्याओं की बात कर रहा है, ऐसे आदमी का ऐसा विरोध क्यों? हिंसात्मक। तो जो कड़वे हिंदुत्व की दूसरी लैबोरेटरी कर्नाटक बनने जा रहा था, वहां जनमानस ने ऐसा समर्थन दिया कि उनकी जो रैली हुई कर्नाटक में, वो भूतो न भविष्यति थी। कर्नाटक के तमाम सीनियर पत्रकार, जो एडिटर्स घर बैठे हुए 80-80, 90-90 साल के लोग, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हमने तो हमारे लाइफ टाइम में इतनी भीड़ नहीं देखी। उसके बाद वो महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र की वो विदर्भ में एंट्री करते हैं। मराठवाड़ा टेक्निकली मराठवाड़ा है, नांदेड़, लेकिन विदर्भ को लग के जब वो विदर्भ में एंट्री करते हैं, विदर्भ तो गढ़ रहा है कांग्रेसियों का। महाराष्ट्र में सालों राज किया है कांग्रेस ने विदर्भ के भरोसे। उस विदर्भ से जब वो निकले तो जो जन समर्थन उनको मिला, उसमें वारकरी पंथ, उसमें आदिवासी, उसमें झांझ पथक, कोल्हापुर से लेके सोलापुर और नासिक से लेके गढ़चिरौली तक लोग स्वयंभू
उस यात्रा में जुड़ते गए। शेगांव गजानन महाराज का तीर्थ क्षेत्र, विदर्भ की पंढरी, पंढरी कहते हैं उसको, मतलब काशी विश्वनाथ जैसा महत्वपूर्ण, या अयोध्या जैसा, जैसा अयोध्या को देश मानते हैं वैसे विदर्भ में गजानन महाराज के शेगांव को मानते हैं। उस शेगांव में जो अभूतपूर्व रैली हुई और उनका लोगों से जुड़ना, उनका रोज, वो भी समझ गए आपको मोदी के साथ लड़ना है तो आपकी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग चाहिए। इतने दिनों तक सुरजेवाला नामक एक ऐसे नेता के पास पब्लिसिटी थी कि जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिंगल कॉलम में छपवाते थे और अपना फोटो 5 कॉलम में छपवाते थे। रमेश को लाया गया, उसके बाद एक पूरा यूनिट चलता है पब्लिसिटी का, ड्रोन से शूटिंग होती है, फोटोग्राफ्स रिलीज होते हैं, ट्वीट किए जाते हैं, और जो मीडिया, गोदी मीडिया कवरेज नहीं देता, वो रीजनल अखबार जब कवरेज देने लगे, जब ये ट्वीट आने लगे, सोशल मीडिया में फोटोग्राफ्स आने लगी, भीड़ की देखने लगी, तब लोगों को समझ में आ गया कि अब कांग्रेस का जो रूट स्टॉक पड़ा हुआ था उसको पानी के छींटे आ गए। 2 टाइप के जंगल होते हैं संजय जी, एक जंगल लगाए जाते हैं, प्लांटेशन कहते हैं, दूसरे जंगल वो होते हैं जहां रूट स्टॉक पड़ा होता है। बरसात आते से ही वो रूट स्टॉक से पेड़ उग जाता है, सिर्फ कुछ दिनों तक उस पेड़ को संभालना होता है और जंगल खड़ा हो जाता है। ये रूट स्टॉक पे बारिश हुई और एक जो पूरे महाराष्ट्र, क्या मध्य प्रदेश में एंट्री होते हुए भी आपको मध्य प्रदेश में भी उतनी ही अभूतपूर्व भीड़ दिखी, क्योंकि ये भीड़ लाई नहीं जा रही है। कहां से लाएंगी? बसें नहीं मिलती आपको, आपको पैसा कहां से मिलेगा? कोई उद्योगपति पैसा देने को तैयार नहीं, आपको कोई देता है तो ईडी की रेड हो जाती है। आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड मिलने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड किसी को पता नहीं कौन किसको दे रहा है, लेकिन एसबीआई के पास तो रिकॉर्ड है। एसबीआई कौन है? गवर्नमेंट का ही तो एक विंग है। तो आज आपके पास पैसा नहीं, लोग स्वयंभू आ रहे हैं, स्वयंभू जा रहे हैं, खुद की व्यवस्था से जा रहे हैं। कहां कहां से जा रहे हैं? हमारे पास फोन आते हैं कि हम जा रहे हैं हमारे गांव से, हमको उधर कोई जुगाड़ हो सकता है क्या? राहुल जी के साथ बात करनी है। मैंने बोला मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं खुद ही नहीं जा रहा हूं, मेरा ही जुगाड़ नहीं हो रहा, तो तुम्हारा कहां से करवा दूंगा? तो जब लोग फोन करके जुगाड़ पूछते हैं बात करने का, तब समझ जाना चाहिए कि लोग मिलना चाहते हैं। जो लोग उनसे बात कर रहे हैं, उन लोगों से जब पूछो तो मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। मैं पूना में था कल, पूना के एयरपोर्ट पे मुझे एक बीजेपी के बड़े नेता मिले। उनने कहा कि इस देश में आने वाले समय में लोग इंदिरा गांधी को भूल जाएंगे अशोक जी, याद रखेंगे तो सिर्फ महात्मा गांधी और राहुल गांधी को। मैंने बोला आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं? बोले मेरे कॉलेज के 2 साथी पदयात्रा में चल के आए हैं विदर्भ में, और जो उन्होंने मुझे बताया है, इस बात से तो मैं मानता हूं कि आने वाले समय का गांधी है वो। हो सकता है प्रधानमंत्री नहीं बने, किसी और को बनाए, लेकिन आम आदमी के मन में जो एक राहुल की छवि थी वो इतनी बड़ी निखर के आ गई है कि अब उसका लार्जर देन लाइफ का पिक्चर जो है उसके सामने मोदी जी अपने आप को बौने समझ रहे हैं। यही मोदी जी का हास्यास्पद आरोप कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा और पदयात्रा है ये सत्ता के लिए है। तो क्या रथ यात्रा का आयोजन अडवाणी जी ने भजन करने के लिए किया था? रथ यात्रा तो हमने गुजरात में शुरुआत से लेकर महाराष्ट्र के एंट्री तक मैंने लगातार हर भाषण और उसके साथ चला, मैं रथ यात्रा के साथ। तब तो आपको सत्ता में ही आना था। नरेंद्र मोदी जी जितना काम कर रहे हैं सत्ता में ही आने के लिए कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ऐसा तो नहीं कर रहे कि मैंने काम किया मेरे को वोट मत देना भाई। जो किसी और ने किया उसको भी अपना बोल के वोट मांग रहे हैं, किसी और ने बनाया उसको बेच के अपना बोल के वोट मांग रहे हैं। तो जब राजनीति दूसरे करते तो तकलीफ होती है। इसलिए मैं मानता हूं यह सिर्फ राहुल गांधी की इमेज का सवाल नहीं, ये जो एक छुपा हुआ कांग्रेसी, हताश कांग्रेसी, एक नाराज कांग्रेसी घर में बैठा हुआ था, उसे एक नई संजीवनी मिली है। नहीं तो जो लोग कहते थे कुछ भी हो जाए आएगा तो मोदी ही, अब लोग कहने लगे हैं कुछ भी हो जाए अब जाएगा तो मोदी ही। क्योंकि नए लोग नई उमंग के साथ, नए विश्वास के साथ आ रहा है।
अब लोगों को राहुल गांधी के तमाम 2014 से लेकर आज के वक्तव्य याद आ रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि यार इनने क्या गलत बोला राहुल जी ने 2014 से लेकर आज तक। नोटबंदी का सही कहा, कोविड का सही कहा, चाइना का सही कहा, जीएसटी का सही कहा, बेरोजगारी का सही कहा, किसान बिल का सही कहा। गलत कहा था राहुल जी ने? ये लोग क्यों गलत कह रहे थे उसको? क्योंकि जब वर्तमान में इंसान की छवि सुधरती है तो उसका इतिहास भी मिट जाता है, और इतिहास में किए हुए कार्यों को फिर मापना शुरू कर देते हैं लोग, नापना शुरू कर देते हैं लोग। ये राहुल गांधी के साथ शुरू हुआ। इसके साथ जो G23, G23, G22, 8-1 वो जो ऐसे ग्रुप होते हैं, उनको भी समझ में आ गया कि अभी कांग्रेस में रहना है तो राहुल राहुल कहना होगा। वो तमाम नेता अब राहुल जी की डिफेंड करने के लिए, देखिए, जो कल तक राहुल जी को हंस के बोलते थे, अब वो डिफेंड करने के लिए दीदार लगे रहे हैं। अब वो परमिशन मांग रहे हैं कि सर हम आना चाहते हैं, तो राहुल जी बोलते नहीं, आप अपने प्रदेश में रहिए, अभी यहां आने की जरूरत नहीं। तो जब नेतृत्व कमजोर होता है केंद्रीय, तो कई जगह स्वर उठने लगते हैं, और जब लोगों को समझ में आता है कि नेतृत्व ताकतवर हो गया है, तो ये स्वर खुद ब खुद नीचे बढ़ जाते हैं। और राजनीति में ताकतवर होना या कमजोर होना, ये आपका जन समर्थन तय करता है। इसीलिए राहुल गांधी की 2 सभाएं हुई गुजरात में। वो चुनावी सभा थी, लेकिन हुई वैसे ही जैसे भारत जोड़ो की सभाएं थी, उतनी ही ताकत के साथ। और नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली होती हैं। उनकी सभा जहां होते हैं, उस 2 जिले में आसपास के 2 दिन तक कोई आवागमन नहीं होता, क्योंकि सारी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें जो रेगुलर रूट पे चलने वाली होती है, वो लोग ढोने में लगती है। इसके बाद भी ग्राउंड नहीं भरता। ये वस्तु स्थिति है। मैं ये नहीं मानता, और मैं ये नहीं अभी कहना चाहता हूं कि गुजरात के चुनाव में इसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन 2024 का यदि आप टारगेट समझते हो, तो 2024 की रणनीति भाजपा को पूर्ण रूप से बदलनी होगी, क्योंकि अब सामने पप्पू नहीं है। अब सामने उतना ही ताकत का पहलवान खड़ा है जितने ताकत के साथ आप आए थे। आपका अभी तक का 2014 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड आपके सामने होगा। ये तथाकथित पप्पू का कोई रिकॉर्ड नहीं। इसका भविष्य का रोड मैप सामने होगा। इसने उठाए हुए सवाल सामने होंगे, जिसके जवाब वर्तमान सरकार के पास नहीं है। यही कारण है कि सरकार आज भी हर चुनाव में जो मोदी जी करते हैं, इस चुनाव में भी उन्होंने वही विक्टिम कार्ड खेला कि कभी मुझे मौत का सौदागर, तो कभी आपकी इस गुजरात के सुपुत्र को नीच कहा जाता है, तो आज मुझे औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी बोलते ही मेरी औकात क्या है? मुझे औकात नहीं दिखानी किसी को, मैं तो एक सामान्य सेवक हूं। मोदी जी की औकात गुजरात के लोगों को मालूम है अच्छी तरह से। ढकोसला वाला एक मॉडल जो है ही नहीं विकास का, वो बेचने की औकात मोदी जी रखते हैं। मोदी जी सपना के सौदागर है, सपना बेचना जानते हैं। मोदी जी की औकात यह है कि बिना किसी को पूछे पूरी कैबिनेट घर बिठा सकते हैं। यह मोदी जी की औकात है। मोदी जी की औकात यह है कि 150 से 200 लोग लाइन में मर जाते हैं नोटबंदी के बाद, उसके बाद भी मोदी जी कुछ नहीं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मोदी जी की औकात है। किसान बिल के आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो जाते हैं, उसकी शिकन तक उनके कान चेहरे पे नहीं आती। यह है मोदी जी की औकात। चाइना भारत में घुसता है, भूमि कब्जा करता है, जाता नहीं वापस, फिर भी वो आया ही नहीं कहने का झूठ बोलने की औकात नरेंद्र मोदी जी की है। तो नरेंद्र मोदी जी की तो औकात बहुत ज्यादा है। कांग्रेस जो औकात बताने की बात कर रही है, वो स्थिति बताने की बात कर रही है। यदि आपने कहा कि वानखड़े जी बहुत बोलते हैं, आपकी औकात हम दिखाते हैं, तो आप कोई मुझे मारने नहीं आ रहे। आप ये बताओगे कि 4 मॉल दिल्ली में आपके हैं, 2 फार्म हाउसेस मुंबई में है, 5 5 स्टार होटल के मालक हो आप, और आप कहते हो कि मैं एक सामान्य पत्रकार हूं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये होती है औकात दिखाना। औकात दिखाना ये नहीं होता है कि आके आप मुझे 2 लपड़ मार के जाओगे। हर फील्ड की अलग अलग औकात होती है। प्रोफेसर साहब कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और गलत पढ़ा रहे हैं, तो दूसरा प्रोफेसर कहेगा कि आपकी औकात हम दिखाते हैं, आपके पास क्या नॉलेज है, आप जीरो हो, आप गलत पढ़ाते हो बच्चों को। वो होती है। तो आप शब्दों के साथ खेलना बंद करें, क्योंकि अब बस मैं बोल रहा हूं कि गुजरात के चुनाव में, मैं अभी भी कह रहा हूं सब कुछ होने के बाद भी,
इतना भयावह स्थिति होने के बाद भी सरकार उनकी बनेगी, भले ही मार्जिन पे बने, क्योंकि उनकी सरकार बनाना ही उनके लिए अनिवार्यता है। यदि ये अनिवार्यता पूरी नहीं करते तो ये क्वालिफाई नहीं होते 2024 के लिए लीड करने को। ये क्वालिफाइंग राउंड है गुजरात का इलेक्शन इसमें क्वालिफाई होना जरूरी है, नहीं तो फाइनल में नहीं पहुंचेंगे आप।